मेस से टकराता हुआ ये प्लेन नीचे गिर जाता है, मेस से टकराता हुआ ये प्लेन टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। बड़े बड़े टुकड़े, अगर आप विंग्स की बात करेंगे तो वो सड़कों पर बिछ जाती हैं। जो पीछे वाला हिस्सा होता है प्लेन का, जिसे आप टेल के नाम से समझ सकते हैं, वो एक बिल्डिंग में फंसा हुआ नजर आता है। जो पहिए हैं विमान के, वो भी बिल्डिंग में यहां तहां पड़े हुए नजर आते हैं। हालांकि जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो हम सब ने देखा, जिसमें ये विमान क्रैश होता हुआ नजर आया, उस वीडियो को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि विमान में थ्रस्ट बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, पावर फील नहीं हो रही थी। विमान नीचे की तरफ तेजी के साथ जा रहा था, लेकिन जो नोज होती है उसे ऊपर करने की कोशिश की गई पायलट की तरफ से। यानी आखिरी वक्त तक क्या पायलट ने कोशिश की कि वो जो यात्री हैं उनको सुरक्षित करा पाए, उनको सुरक्षित निकाल पाए। जो एक इमरजेंसी सुरक्षित लैंडिंग है, क्या उसकी कोशिश पायलट की तरफ से की गई थी? ये जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना ही जानकारी है कि एक मेडे कॉल की गई थी, और ये मेडे कॉल होती है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। कोई भी पायलट 3 बार मेडे मेडे एटीसी को बोलता है। ऐसा ही यहां पर किया गया और कैप्टन सब्रवाल की तरफ से किया गया, जिनको 8200 घंटों की फ्लाइट का अनुभव है। उन्होंने ये मेडे कॉल किया, और मेडे कॉल का रिस्पांस आ पाता या रिवर्ट बैक करने की कोशिश जब एटीसी ने की, तो विमान से संपर्क टूट चुका था। यानी चंद सेकंड्स का ये मसला था। चंद सेकंड्स में इस विमान में ऐसा क्या हो गया जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो विमान जिसमें 242 जिंदगियां थी, जिसमें 169 भारतीय नागरिक शामिल थे, जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे, जिसमें 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे, जिसमें एक कैनेडियन नागरिक सवार था, वो विमान कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया? अब देखिए, जो ब्लैक बॉक्स है वो निकालकर उसकी छानबीन से पता लगाया जाएगा। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। ब्लैक बॉक्स में दरअसल आखिरी वक्त में जितनी भी बातें प्लेन के अंदर हुई होंगी, कॉकपिट के अंदर हुई होंगी, वो सब कुछ रिकॉर्ड होती है। एक बार फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए प्लेन कैसे गुजरते हैं, वो नजारा एक बार आप देख लीजिए। इलाका कितना एयरपोर्ट से पास है और प्लेन कितनी तेजी के साथ गुजरता है। और कल भी जो AI-171 प्लेन है इसी तरीके से इस इलाके से गुजरा होगा, लेकिन आपातकाल हालात बने और बहुत जल्दी वो नीचे गिरा और एक बिल्डिंग से टकरा गया। अब देखिए, एम्बुलेंस जो अंदर गई थी वो एम्बुलेंस अब बाहर निकली है। अब इस एम्बुलेंस को बाहर ये एम्बुलेंस बाहर जा रही है, तो एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से मैं निर्णय के पास ही जाऊंगी। निर्णय, लगातार काम चल रहा है, यहाँ पर मलबे को हटाने का काम चल रहा है। एम्बुलेंस की तैनाती अभी भी मैं देख पा रही हूँ, और आने जाने का सिलसिला अंदर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ तो कर दिया गया है। मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन NDRF, SDRF की टीम तो अंदर मौजूद है। काम अभी भी जारी है। निर्णय, हाँ, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां सैंपल्स कलेक्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, एविडेंसेस को टेस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं साथ साथ जो इतना विशाल मलबा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसको भी अब धीरे धीरे साथ साथ क्लियर किया जा रहा होगा। और इसीलिए यहाँ पे NDRF और SDRF की जो टीम्स हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि वो इस प्रोसेस में मदद कर सके। और इसीलिए शायद मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे क्रूशल जो स्टेजेस हैं उस पर काम होगा, और इसीलिए मीडिया को दूर रखा हुआ है। क्योंकि कल सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा था और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो लोकल रेस्क्यू एजेंसीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था, जो कि पूरी तरह इस प्रोसेस में मदद के लिए बुलाई गई थी। इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल जैसी लग रही थी, क्योंकि ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कौन से डायरेक्शन से किसको किस तरह से इम्पैक्ट करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन ख़त्म हुए और उसके बाद फिर अब जो है साइंटिफिकली सारी चीज़ें जो है उनको इकट्ठा किया जा रहा है एविडेंस के तौर पर। और भी बहुत से स्टडीज़ की ज़रूरत होंगी, जिनके लिए और बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होगी। इसलिए ये सब काम यहाँ पे अभी चल रहा है, और साथ साथ उसके मलबा जो है उसको भी हटाने का काम चल रहा है। ये बिल्डिंग्स जो हैं इनके रिस्टोरेशन की प्रक्रिया आगे क्या होगी उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया होगा, उनसे बातचीत चल रही होगी। इसलिए ये टीम्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त प्राची जो प्राइम फोकस है वो यही है कि आखिर जो
ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वो हुआ कैसे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। हम पहले भी बात करते आ रहे थे, जब विदेशों में फ्लाइट जा रही है, लंदन के लिए फ्लाई करना है, अहमदाबाद से करीब 9 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, बीच में इनफैक्ट जिस रूट से ये फ़्लाइट जाती हैं ज़्यादा सी का एरिया जो है वो भी नहीं आता है। ऐसे में जो इसका सुरक्षित उड़ान भरना वो अपने आप में इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिहायशी इलाकों के ऊपर से ये गुजरती हुई जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सारे जो पैरामीटर्स हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स, उनको चेक करने के बाद ही फ़्लाइट को उड़ने की परमिशन दी जाती है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको टेस्ट करने के बावजूद फ़्लाइट में कोई इतना बड़ा स्नैग आ गया, टेक्निकल स्नैग के, जिसकी वजह से ये फ्लाइट एक लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाई। आप देखिए ना, इसका जो मैक्सिमम हाइट गया है वो करीब 625 फीट का गया है, और जिस बिल्डिंग से ये टकराई है वो करीब 80 फीट ऊंची होगी, जिससे सबसे पहले ये टकराई। और उससे पहले ये जो पेड़ उसके आगे बने हुए थे, एक पेड़ों का घना एरिया है अहमदाबाद कैंटोनमेंट रीजन में, उससे ये टकराता हुआ और ये सीधा प्लेन जो है उस बिल्डिंग में घुसा है, और इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से इसका फ्यूल टैंक फट गया और ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है। ऐसा प्राथमिक तौर पर विजुअल्स देख के पता चल रहा है। लेकिन प्लेन का बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी है जिस पे कोई असर नहीं हुआ है, जैसे उसका टेल पॉइंट जो है वो पूरी तरह अंदर घुस गया और पूरी तरह इंटैक्ट है। इसीलिए ये भी उम्मीद बंधी हुई है कि भाई जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरी तरह सुरक्षित। वैसे भी ब्लैक बॉक्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली सुरक्षित होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा इम्पैक्ट हो, कितना भी बड़ा हादसा हो, ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं हो सकता। उसे सिर्फ ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है, और उसे ढूंढ करके अब उसका एनालिसिस वगैरह शुरू किया जाएगा। तो अभी भी जो उम्मीद है वो पूरी तरह बरकरार है, जिससे काफ़ी सारा जो डेटा है वो मिलेगा। पायलट्स के आपस के कन्वर्सेशन का डेटा भी मिलेगा, जब वो फ्लाइट में बोर्ड हुए और उसके बाद से लेकर के जब उन्होंने टेक ऑफ किया और जब ये प्लेन गिरा, तब तक वो उनके बीच में क्या बातचीत हुई है और एटीसी से उनकी क्या बातचीत होती रही है। जानकारी दर्शकों को दे देनी चाहिए कि ब्लैक बॉक्स का मतलब यही है कि पूरा कॉम्बिनेशन होता है, और उस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्डर भी होता है, और वो रिकॉर्डर कॉकपिट में भी होता है। यानी आखिरी वक्त में क्या कमांड दी गई है कैप्टन की तरफ से, पायलट की तरफ से क्या कमांड दी गई है, क्या कोशिशें की गई हैं, ये सब कुछ उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है, और उसकी जांच पड़ताल अब की जाएगी। 10 से 15 दिन का समय इसको समअप करने में लग जाता है, लेकिन इसे समअप करने के बाद ये समझ में आएगा कि आखिरकार इस प्लेन में क्या हुआ था। लेकिन इस प्लेन को उड़ाने वाले जो कैप्टन हैं सुमित सब्रवाल की जान भी चली गई, वो भी इस दुर्घटना में उनकी भी मौत हो गई। कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, 8200 घंटे फ्लाइट का यानी उड़ान भरने का जो एक्सपीरियंस था वो कैप्टन के पास था, कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास था। एक अनुभवी पायलट वो थे, एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। सब्रवाल के साथ कॉकपिट में उनके को पायलट क्लाइव कुंदर थे, और कुंदर के पास भी 1100 आवर्स का फ्लाइंग टाइम था, यानी वो भी 1100 घंटे की उड़ान भर चुके थे, उनको भी 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेडे कॉल की गई, मेडे कॉल के बाद ऐसा क्या हुआ कि चंद सेकंड्स में, मतलब मौका नहीं मिला कि एटीसी संपर्क साध पाए प्लेन से। एटीसी ने जैसे ही रिवर्ट किया, संपर्क साधने की कोशिश की, वो प्लेन गायब हो चुका था, यानी संपर्क टूट चुका था और वो प्लेन मलबे में तब्दील हो चुका था। धमाके के साथ ऊंची ऊंची लपटें दिखाई पड़ रही थी, आग का गोला दिखाई पड़ रहा था, आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई पड़ रहा था। तो इस सब कुछ हुआ AI-171 बोइंग विमान, ड्रीमलाइनर विमान, जिसके 2 इंजन होते हैं। बिल्डिंग में 203 फ्लैट नंबर में रहता हूं, और जो सुमित सब्रवाल जो साहब थे वो 904 फ्लैट में रहते थे। उनके साथ में उनके पिताजी रहते थे, पिताजी अभी भी है। पिताजी का उम्र शायद 95 या 96 हो सकता है, और सब्रवाल साहब का 48-49। लेकिन सब्रवाल साहब सुमित सब्रवाल साहब बहुत साइलेंट रहते किस्म के आदमी थे, सबसे अच्छी तरह से बात करते थे, बहुत विनम्र थे। कल हमें पता चला तो उसके बाद में पूरा हमारा जो बिल्डिंग का लोग है वो सब दुख के सदमे में है,
हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। उनका एक लड़का, ऐसा मैंने सुना कि बेंगलोर से रात को 1:30-2 बजे उनको मिलने आया। रात में हमारे यहाँ 11:30 बजे तक पुलिस वाली गाड़ी वगैरह थी। बाकी तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। तो देखिए, अब पीड़ित परिवार जो हैं वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इनको राहत पहुंचाई जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में क्रैश साइट का विजिट करने के बाद सिविल अस्पताल में पहुंचे और जो लोन सर्वाइवर हैं इस हादसे के, यानी फ्लाइट में सवार वो एकमात्र यात्री जिनकी जान बच गई, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं रमेश विश्वास, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। रमेश प्लेन हादसे के लोन सर्वाइवर हैं। रमेश विश्वास का जो परिवार है वो ब्रिटेन का रहने वाला है। जैसे ही उनके पास प्लेन हादसे की खबर पहुंची, सब परेशान हो गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हादसे में रमेश बच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन उनके भाई नयन कुमार विश्वास कह रहे हैं कि इस हादसे के बाद अब उन्हें हवाई यात्रा करने से डर लग रहा है। Yeah, it's a miracle. Like, still worried about my other brother. When he was on the runway, my dad called him, and Vishwa said, "Oh, we're going to take off soon." And then literally like 2 minutes later, he video called my dad. As he crashed, he said, "Oh, our plane's crashed." All of that. I don't know where my brother is. I don't see any other passengers. I don't know how I'm alive, how I exited the plane. This is a miracle he survived. What about the other miracle for my other brother? Just hearing about this crash. Like, I'm scared to fly now. Just to even stay on a plane now. तो अब वो परिवार जिसके भाई की जान इस दुर्घटना में बच गई है, जिसने मौत को बेहद करीब से अपने सामने देखा है, वो परिवार ये कह रहा है कि उम्र भर के लिए अब हवाई जहाज में यात्रा करना या हवाई यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा परिवार के लिए। एक डर सा बैठ गया है हवाई यात्रा करने में, और ये डर बैठना लाजमी भी है, क्योंकि जिसने भी इस दुर्घटना को देखा है, जिसने भी प्लेन क्रैश की इस घटना को देखा है, वो सहम सा गया। वो मंजर नहीं भूल रहा है जो कल पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और एक बिल्डिंग में टकराकर मलबे में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राख बिखरी हुई नजर आती है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं उठता हुआ नजर आता है, और जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं प्लेन के, हवाई जहाज के 787 बोइंग विमान ये मलबे में तब्दील नजर आता है। तो इसीलिए जो डर है वो जरूर जहन में पैदा हो जाता है, और वो डर इस हादसे का है, वो डर इस विमान दुर्घटना का है। अब जिन लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा है, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की, वो चश्मदीद आखिरकार क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा, कैसा मंजर था कल जब दुर्घटनाग्रस्त होती है ये फ्लाइट।